इसकी जो आउटलाइन है आज की, हाँ, ओएमटी के बारे में डिस्कस करेंगे आप। तो इसका ओएमटी हम क्यों बनाते हैं, टेक्निक्स का क्यों यूज करते हैं जब प्रोग्रामिंग करते हैं उस टाइम पर। उसके बाद में जितने भी मॉडल्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं ओएमटी के थ्रू, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद ओएमटी में क्या क्या फेजेस होते हैं, यदि मुझे ओएमटी टेक्निक जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स यदि मुझे अपने प्रोग्राम में अप्लाई करनी है या मेरे सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम पर, तो क्या फेजेस होंगे इसके, किन किन फेजेस से मुझे होकर गुजरना होगा, वो हम देखेंगे। उसके बाद में लाइव हम समराइज करेंगे। आज की इस पीपीटी मैंने एक बुक रेफरेंस भी जोड़ दिया है, जहाँ पर आप जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक्स जो आप रेफर करेंगे पढ़ते टाइम, वो आप देख सकते हो, उनको आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स और ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। हमारे सिलेबस में यही है कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, पर ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर आता है। तो हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर पाए, और वो जो सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करेंगे वो किस काम आएगा, जो भी कस्टमर है हमारा, वो जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उससे वो कोई ना कोई आउटपुट चाहता होगा या फिर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहता होगा। तो हम जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे या हमारे पास में कोई कस्टमर आएगा, तो हम ऐसा नहीं कि हम सीधे ही क्या करें, हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दें। हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, और उन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को या सिस्टम बोल सकते हैं, उसको हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी कभी हमें कोई भी रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उस टाइम पर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक जो है वो यूज की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। इसका बेसिक काम क्या होता है कि स्टैटिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। स्टैटिक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा लेआउट किसी भी प्रोग्राम का जो कि चेंज नहीं हो सकता ऑटोमेटिक, हमें उसको मैन्युअली चेंज करना होगा, ये अपने आप चेंज नहीं होगा। तो जब भी कभी मैं किसी भी सिस्टम का एक स्टैटिक स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, तो हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स। ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स से हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पाए, हर एक चीज हमको क्लियर दिखाई दे कि हमें क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। उन्हीं को सभी को यदि मैं एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेता हूँ एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने से पहले, तो वो मेरे लिए आसान होगा। क्योंकि हम जब डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, उस डॉक्यूमेंट को जब पहले हम अपनी तरफ से खुद ही एक बार ट्रेस करेंगे उस प्रोग्राम को पूरे को। यदि वो जो आउटपुट हमारा डिजायर्ड आउटपुट है यदि वो हमको मिल रहा है, तो हमारा जो मॉडल बनाया हमने वो सही होगा। और यदि वो आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, मतलब मॉडल में कोई प्रॉब्लम है, तो हम पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसका एक मॉडल बना लेते हैं। वो मॉडल कैसा होता है, स्टैटिक होता है। मतलब बोला जाए कि यदि मैंने आपसे बोला है कि आपको एक एवरेज फाइंड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो आप एवरेज फाइंड करने के लिए सीधे सिस्टम पे मत बैठिए। आप क्या कीजिए, पहले उसको एक कागज में उसका जो लॉजिक है उसको लिख लीजिए, और फिर उस लॉजिक को, आपको यदि प्रोग्रामिंग आती है तो आप उस लॉजिक को ट्रेस कीजिए बाय द यूज ऑफ फ्लो डायग्राम या किसी प्रकार का डायग्राम बनाकर आप उस लॉजिक को ट्रेस कीजिए। यदि वो लॉजिक जो है आपने बनाया हुआ है, आपने जो स्टैटिक स्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ है, यदि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है, मतलब आपका जो लॉजिक है वो सही है, तो आप उससे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर जा सकते हैं। तो यही चीज है, जब भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना होगा हमें, तो उस टाइम पर हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये किस पर परफॉर्म किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर परफॉर्म किया जा रहा है। कि जब भी मुझे कोडिंग करनी होगी कहाँ पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है उसको यूज करूंगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है इसका जरूरी नहीं है कि मॉडलिंग टेक्निक्स का आप यूज सिर्फ प्रोग्रामिंग के टाइम ही करो, आप इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं या रोड बन रहे हैं, तो रोड बनने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक मैप बना लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा रोड जाएगा, यहाँ पर नहर है तो यहाँ पे पुल बनाना होगा। तो पहले हम उससे क्या करते हैं, एक मैप बना लेते हैं, रफ आइडिया ले लेते हैं, और जब वो रफ आइडिया हमें सही लगता है, जो मॉडल बनाया हमने वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। वही चीज हम घर में भी करते थे, हमें एक कॉलोनी लेना है, तो कॉलोनी यदि हमें जो काटना, मेरे पास मैं फॉर्मर हूँ, मेरा एक खेत है और मुझे वहाँ पे कॉलोनी बनानी होगी, तो उसको
हम ऐसे नहीं कि सीधे घर बनाना स्टार्ट कर दो, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टीएनसीपी अप्रूवल लेना होगा नगर पालिका से। जब वो टीएनसीपी अप्रूवल देंगे उसके बाद में वहाँ के लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको प्लॉट कितने कितने काटने हैं। वो प्लॉट काट कर जाएंगे, प्लॉट काटने के बाद में कहाँ कहाँ से रास्ता निकालना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद में उसको डन किया जाएगा कि हाँ भाई ये डन हो चुका है, यहाँ पे कॉलोनी कट सकती है, ये रास्ता रहेगा, यहाँ से नगर पालिका पानी देगी। ये सब चीजें होने के बाद में फिर हम उस पर घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीजें सॉफ्टवेयर के साथ में भी है कि आपको सॉफ्टवेयर में सीधे ही सिस्टम पे बैठ के प्रोग्राम लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। आपको पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, और उस डॉक्यूमेंटेशन को आपको सिमुलेट करना है या उसको चला कर देखना है। आप उसको एक्चुअल सिस्टम बनाने से पहले उसको आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, और फिर यदि उसका आउटपुट सही आ रहा है तब तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है। ये चीज जिस प्रकार से कभी कोई इंसान कार चलाना सीखता है तो कार चलाने से पहले बहुत सारे सिमुलेटर्स है मार्केट में, जिसका यूज करके आप मार्केट में सिमुलेटर्स की मदद से, आप एक्चुअल कार नहीं चला रहे हो, सिमुलेटर्स का यूज कर रहे हो और आप कार चलाना सीख रहे हो। वही चीज हमको यहाँ पे करना है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंपाइलर या बहुत सारी चीजें जहाँ पर हम मॉडलिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ये जो ओएमटी है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, ये जो हमको डेवलप करके दी थी वो जेम्स रॉमबर्ग ने दी थी। वो इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इसको कैसे यूज करना है, ये यूज करना बताया था। अब इसका जो मेन पर्पस है वो है हमारा, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम फिजिकल एंटिटी नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उसका एक मॉडल बना रहे हैं, उस मॉडल को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो कॉस्ट आएगा वो भी कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि ना तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है, ना ही मुझे कोई सिस्टम आर्किटेक्चर उसके लिए बनाना होगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर बहुत हेवी है तो इसके लिए मुझे अलग से इक्विपमेंट खरीदने होंगे। क्योंकि अभी तो स्टेप में क्या कर रहा हूँ, अपना एक मॉडल बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो खर्चा है वो बच जाएगा। सेकेंड बात आती है कि टू मेक कम्युनिकेशन इजियर विद द कस्टमर, मतलब जब भी कभी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उस टाइम पे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। वो कस्टमर से हम क्या करते हैं, एसआरएस ले लेते हैं। एसआरएस का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो कस्टमर आएगा वो, जो भी हमारी कंपनी का टीम लीडर होगा, जो प्रोजेक्ट देख रहा होगा, जो इसको हम प्रोजेक्ट अलॉट करने वाले हैं, वो टीम लीडर को क्या अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि मुझे इस टाइप का प्रोजेक्ट बनवाना है, उसमें ये प्रोग्रामिंग यूज करनी है, उसमें ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें बताने के बाद में क्या करेंगे, हम उसका एक एसआरएस तैयार करेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एसआरएस अब ये हम नहीं करते, यदि हम यहाँ पे एसआरएस नहीं बनाते, वो कस्टमर कुछ भी बोल देता। कस्टमर आया मेरे पास में और उनने बोला कि भाई मुझे तो प्रोग्राम बनाना है, यहाँ पर मुझे एक वेबसाइट बनानी है जो कि यूजर्स के मोबाइल नंबर रखेंगी, और वो मोबाइल नंबर से मैं ही देख सकता हूँ। यूजर अपना, जो बाहर के कस्टमर है वो खुद के नंबर तो देख सकते हैं, पर वो दूसरों का नंबर नहीं देख सकते। ये उन्होंने प्रोग्राम बनाया, मैंने प्रोग्राम बना के दे दिया। अब यहाँ पे उन्होंने बात ही नहीं की मुझसे कि मुझे सिक्योरिटी डालना है। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया उसके दिमाग में आया कि यार मुझे तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी लगानी थी। मैं चाहता था कि उसमें कुछ सिक्योरिटी लग जाए जिससे कि बताए यहाँ पे कोई भी नंबर एक्सेस ना कर पाए, या कोई और मॉडिफिकेशन करवाना हो उसको, तो वो मॉडिफिकेशन करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम तो क्या किया, हमने कस्टमर से मिले और हम सॉफ्टवेयर बनाना हमने स्टार्ट कर दिया। हमने उससे कुछ और पूछा ही नहीं कि भाई आप पूरी डिटेल देके जाओ, ताकि आपको सॉफ्टवेयर में बार बार आपको चेंजेस ना करवाना पड़े। तो जब एसआरएस है, इस टाइम पे क्या होता है कि कस्टमर के साथ में 2 3 4 मीटिंग होती है। उस मीटिंग में वो उसको जो जो चीजें करवानी होती है वो सारा जब बता देता है, वो फाइनल हो जाता है एसआरएस। जब कस्टमर पूरी तरह से बोल देता है कि हाँ आप आपका काम कीजिए, तो उस टाइम पे हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा हमें कि फ्यूचर में मॉडिफिकेशन का टेंशन नहीं रहेगा। और उसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे हम विजुलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज कर रहे हैं, मतलब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, कुछ भी फ्लो डायग्राम वगैरह बना के आप देख रहे हो कि कैसे कैसे सिस्टम बंद होगा, तो आप इसको आप विजुलाइज कर सकते हो बाय द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी भी सॉफ्टवेयर की रिड्यूस हो रही है। कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर की कैसे रिड्यूस हो रही है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम एक पर्सन में नहीं, यदि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर लेते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है। तो एक ऑब्जेक्ट पे कोई कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे कोई बंदा काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे कोई काम कर रहा है, तो ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट हो गए। आप किसी भी एक पर्सन को पूरा होल जो प्रोग्राम है हमारा वो नहीं देखना है, उसको तो हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड करके दे दिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये किसके थ्रू होगी, अपना ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स को भी हम अप्लाई करेंगे। तो
उसके बाद में ये जो है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक से किसी भी प्रकार की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यदि एक कॉलोनी काट रहे हैं तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, यदि हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं या रोड बना रहे हैं तो भी हम यूज कर सकते हैं इस टेक्निक्स का। आप इसको कहीं पे भी किसी भी रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट है उसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आया हमारे पास में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स। अब ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है उसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मॉडल, डायनेमिक मॉडल एंड फंक्शनल मॉडल। ये तीनों जो मॉडल्स है वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं? ऑब्जेक्ट मॉडल मॉडलिंग टेक्निक्स के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल है इसका काम क्या होता है? अब हम बात कर रहे हैं ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो प्रोग्राम है वो डिवाइड होता है किसमें? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है, यदि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, इस टाइप से ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे लिखी होती है? क्लास के अंदर। ये जो ऑब्जेक्ट है जितने ही बनाए मैंने, इनकी प्रॉपर्टीज, यदि मेरा ये ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, एक क्लास भी बना ली। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, ये क्लास है हमारे तीन। ठीक है, ये तीन क्लास क्या है? ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती होंगी। मान लीजिए एक क्लास इसको कर रही है, ये इसको कर रही है, और ये इसको कर रही है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल है हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल है इसके पास में दो डायग्राम होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम, एक होता है क्लास डायग्राम। ये दो डायग्राम को ये अपने पास में बना के रखता है। हमें एक क्लास डायग्राम बनाना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो ही चीजें होती है, एक क्लास होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम है, तो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये जैसे ये ऑब्जेक्ट है एक हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? ये यदि एक ही प्रोग्राम के पार्ट है तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा ही। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिस्टम में शो करने के लिए जिस मॉडल का यूज करते हैं हम, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल। और एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस के थ्रू हम इन आपस में इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस के अंदर भी रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास में। जैसे हमारे पास होता है एक एग्रीगेशन होता है, एसोसिएशन होता है, जनरलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। ये चार प्रकार के जो है ये रिलेशनशिप हो सकते हैं। ये हमारे आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इन क्लास के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है इन क्लासेस के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू बताएंगे हम। तो ऑब्जेक्ट मॉडल ऐसा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इसका मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास पर, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जो हमारा सेकेंड मॉडल है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हम फिर से बनाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट टू है, इनके बीच में देखो रिलेशनशिप बताना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू और क्लास डायग्राम के थ्रू। अब जो है हमारे पास में डायनेमिक मॉडल। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के बीच में हमने तो बता दिया रिलेशनशिप क्या है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो बना रहे हैं इसमें डायनेमिक मॉडल, इसमें हम ये बताएं कि हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है दो, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बताने के लिए हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का यूज करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या करता है, यदि दो ऑब्जेक्ट है, ये ओ और ये पी, तो इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द यूज ऑफ डायनेमिक मॉडल। यहाँ पर ये जो है इंटरेक्शन के लिए हम ये जो नोड बने हुए हैं, जो ऑब्जेक्ट मैंने नाम लिखे हैं, ये इनको स्टेट बोलेंगे नोड को, और जो लाइन इन दो नोड को कनेक्ट कर रही है उसको हम आर्क बोलेंगे या ट्रांजिशन बोलेंगे। इसलिए इस पूरे डायग्राम का नाम क्या हो गया है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देन हमारे पास में आता है फंक्शनल मॉडल। अब हमने क्या क्या कर चुके हैं, हमने एक तो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे कनेक्ट कैसे हैं, कनेक्ट ही बताया हमने। अब हमने फिर क्या करा, डायनेमिक मॉडल के थ्रू हमने ये बता दिया कि वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। फिर हमारी बारी आई कि हम अब क्या करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है हर एक ऑब्जेक्ट की। अपन देख चुके हैं ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बना है, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, और दोनों को मैं एक साथ में प्रॉपर्टीज बोल सकता हूँ।
तो ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उनके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। यदि हमारे पास में दो वेरिएबल है ए एंड बी, और यदि ए प्लस बी हो रहा है तो ये भी तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करना होगा हमें, तभी तो हमें समझ में आएगा कि लॉजिक चल कैसे रहा है, ए और बी की वैल्यू ऐड होगी भी या नहीं होगी। तो जो कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, जो डेटा स्टोर किया जा रहा है मेमोरी में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शनल मॉडल का। और फंक्शनल मॉडल जो एक डायग्राम का यूज करता है जिसको बोलते हैं डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सिस्टम के अंदर जो डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डीएफडी का यूज करेंगे। और डीएफडी किस में बनता है, फंक्शनल मॉडल में बनता है। यहाँ पे देखिए आप, जैसे एक दो वेरिएबल है मेरे पास में, एक्स है एक वाई है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 4 है। अब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को सम प्लस किया और उनको एक सम नाम के वेरिएबल में मैंने ऐड कर दिया, असाइन कर दिया या इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये हमारा एक क्या डीएफडी टाइप का होगा। तो इस प्रकार से मुझे डेटा फ्लो भी बताना है कि सिस्टम के अंदर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। देखिए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी के अंदर डेटा है, उस डेटा पे तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। डेटा पे ऑपरेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, फंक्शंस के द्वारा। ये अपन देख चुके कि क्लास के अंदर भी कोई डेटा है और उसको भी मुझे मैनिपुलेट करना है या मॉडिफाइड करना है, तो उसको सिर्फ मैं उस क्लास के फंक्शन के अंदर ही कर सकता हूँ। और यदि वो पब्लिक है तो मैं उनको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, पर किस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे अपन, मेन के अंदर।